क्या हाल है यार? ठीक है। खैरियत है, ठीक है, फर्स्ट क्लास। Okay, we're live. आप ठीक हैं सर? Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to the 65th edition of Lums Live. इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन शुरू करें, मैं सबको रिमाइंड करवा दूं, अगर आपने लम्स लाइव के पिछले एपिसोड्स मिस किए हैं तो आप उन्हें लम्स के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं। जरूर जाएं, बहुत दिलचस्प कॉन्वर्सेशंस हैं विद सम ऑफ पाकिस्तान्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट माइंड्स। डू चेक देम आउट। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है माउंटेनियरिंग इन पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी क्लाइंबर मोहम्मद अली सतपारा की लेगेसी पे बात करेंगे और इस साल जो K2 पे ट्रेजेडी हुई उसकी रोशनी में अपने मेहमानों से पूछेंगे कि पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग को कैसे एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री बनाया जा सकता है, इसमें क्या चैलेंजेस हैं उन पे बात करेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, पाकिस्तान की हुकूमत के पास, क्लाइंबिंग कम्युनिटी के पास इसके रिफॉर्म्स के लिए, माजी में जो गलतियां हुई हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं। दूसरे माउंटेनियरिंग ममालिक हैं जैसे नेपाल हैं जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है एवरेस्ट, उन ममालिक की मिसालें हमारे लिए कैसे लेसन्स प्रोवाइड करती हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए कि आज का ये जो मौजू है ये पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों हो गया है, इसके बारे में बात करना जरूरी क्यों है। जैसे सबको पता है कि हर साल दुनिया भर से हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो दुनिया में 14 हाईएस्ट टॉलेस्ट माउंटेन्स हैं उनमें से 5 जो हैं वो पाकिस्तान में है और 2 का नाम आई थिंक सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। K2 जो सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है और नंगा पर्वत जिसे अक्सर किलर माउंटेन कहा जाता है। ये जो साल था ये पर्टिकुलरली आई थिंक पाकिस्तानी माउंटेनियरिंग कम्युनिटी और दुनिया भर की कम्युनिटी क्लाइंबिंग कम्युनिटी के लिए एक बहुत तारीखी साल था, क्योंकि नेपाली क्लाइंबर्स की जो एक टीम है उन्होंने पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में सर्दियों में K2 की चढ़ाई कंप्लीट की और एक रिकॉर्ड कायम किया। ऑफ कोर्स ये एक जैसे मैंने कहा ये एक बहुत यूफोरिक मोमेंट था पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर में क्लाइंबर्स के लिए, क्योंकि एक ऐसा पहाड़ that has always been the ultimate challenge for even the world's best climbers, जिसको कहा जाता है the graveyard of many of their ambitions, was finally summited. So no doubt बहुत हिस्टोरिक यादगार सीजन था, बट फिर एक के बाद दूसरी ट्रेजेडी हुई। पहले 3 मुख्तलिफ एपिसोड्स में 3 फॉरेन क्लाइंबर्स की हलाकत हुई और फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पब्लिक इमेजिनेशन को बहुत इंटेंसिटी के साथ कैप्चर किया। पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस्ड और फेमस क्लाइंबर जो है मोहम्मद अली सतपारा, उनके 2 साथी जॉन स्नोरी और JP मॉर K2 को स्केल करने की दूसरी कोशिश करते हुए लापता हो गए फरवरी 5 को। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी के और मुल्क और फॉरेन और पाकिस्तानी एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जो तकरीबन 2 हफ्ते चलती रहीं। लोग उम्मीद और दुआओं के साथ इंतजार करते रहे। अली सतपारा को बहुत इज्जत मिली, उनके बारे में बहुत बात हुई, वो नेशनल हीरो का दर्जा मिला उनको, लेकिन खराब मौसम और K2 की ऊंचाई की वजह से रेस्क्यू मिशन में बहुत रुकावटें बनी और 18 फरवरी को सतपारा साहब की फैमिली और गवर्नमेंट ने तीनों क्लाइंबर्स को सरकारी तौर पर मुर्दा करार दे दिया। ऑफ कोर्स ये जो खबर थी इट फिल्ड ऑल आवर हार्ट्स विद सैडनेस एंड पेन, लेकिन इस इंसिडेंट ने हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका दिया है और माउंटेनियरिंग पर एक बहुत अहम, बहुत मच नीडेड टाइमली बहस को जगाया है। सबसे पहले सवाल जो सब पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या ऐसे एक्सीडेंट्स अवॉइडेबल हैं? पाकिस्तान अपनी माउंटेनियरिंग इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बेहतर कर सकता है ताकि क्लाइंबिंग के जो डेंजर्स हैं उनको कम किया जा सके? हुकूमत क्या मेजर्स ले सकती है? क्या नए असूल बनाए जा सकते हैं? ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए क्लाइंबर्स के लिए जो इतने मुश्किल पहाड़ हैं K2 नंगा पर्वत जैसे, उनको क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं? क्लाइंबिंग परमिट्स जारी होने की क्या शर्तें होनी चाहिए? कमर्शियल क्लाइंबिंग का मनफी पहलू क्या है? पाकिस्तान की जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस, क्या वो एडिक्वेट हैं? और माउंटेन टूरिज्म कैसे डेवलप कर सकते हैं हम पाकिस्तान में, और लोकल कम्युनिटीज का उसमें क्या रोल हो सकता है? इन सब सवालों के बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ बहुत डिस्टिंग्विश और बहुत इंटरेस्टिंग पैनल है गेस्ट का। ये सब लोग हैं जो क्लाइंबिंग के अमल की गहराइयों से जुड़े हुए हैं, they're deeply rooted in the culture and practice of mountaineering.
They understand its best and worst, and today we hope to learn something from them about mountaineering in Pakistan, its challenges, its... हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. दोबारा क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं आप, तो रिपीट कर दें. मैं इंट्रोड्यूस करूंगी अपने पैनल को क्विकली. करार हैदरी साहब है हमारे साथ, जो अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं. उनका अल्पाइन क्लब से 25 इयर्स से ताल्लुक है. वो सोल्टोरो समिट्स ओन करते हैं, जो एक टूर ऑपरेटिंग कंपनी है. आई थिंक इस साल हम सारे उनसे बहुत फेमिलियर हो गए हैं, क्योंकि K2 की जो बहुत एक तशवीशनाक एक्सपीडिशन थी इस साल, उसमें वो क्लाइमर्स एक्सपीडिशन के स्टेटस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम सब तक पहुंचाते रहे. हमारे साथ असगर अली पोरिक साहब हैं, हम जो वाइस प्रेसिडेंट गिलगित बल्तिस्तान है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के एक प्राइवेट सोशल वेलफेयर इदारा है, पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करते हैं. He also serves as the head of rescue missions in Pakistan for the Pakistan Association of Tour Operators. इससे पहले वो Alpine Club के board of directors में थे. He founded the Guide Association of Pakistan, senior vice president है बल्तिस्तान एसोसिएशन ऑफ एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स के. और वो जैस्मीन टूर, जो एक डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी है, उसके CEO हैं. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मिस्टर राव अहमद, जो खुद एक माउंटेनियर है, मोहम्मद अली सतपारा के मैनेजर भी थे, उनकी दोस्त भी हैं, और सतपारा साहब के साथ बहुत से माउंटेनियरिंग रेस्क्यू मिशंस का हिस्सा रह चुके हैं. मेरा नाम मेरीन ज़ारा मलिक है, मैं पाकिस्तान एडिटर हूँ अरब न्यूज़ की, और मैं आज इस डिस्कशन की मॉडरेटर हूँ. तो हम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द कन्वर्सेशन. एंड आई थिंक इस साल K2 पे जो हुआ, हम वहां से स्टार्ट करते हैं. तो मैं हमारे तीनों मेहमानों से ये पूछना चाहूंगी कि अली सतपारा और उनके जो दो साथी हैं, वो लास्ट बॉटल नेक पे बकौल उनके सतपारा के बेटे के वहां दिखाई दिए. तो ऐसा क्या हुआ कि वो वापस नहीं आ सके? ऑल थ्री ऑफ द क्लाइमर्स मैनेज्ड टुगेदर एज बतौर माउंटेनियर्स के, ऐसे जो लोग जिनको पहाड़ों का बहुत तजर्बा है, और आप इन लोगों को पर्सनली भी जानते थे, उनकी स्किल से और एक्सपीरियंस से वाकिफ थे. तो राव साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी एज सतपाराज मैनेजर एंड फ्रेंड. व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? आपकी आवाज नहीं आ रही राव, आप म्यूट हैं. कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच. अभी जितना भी ये इंसिडेंट, जो ये हादसा हुआ है, नो डाउट मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज की है, और ऑलमोस्ट सभी जो लोग जो माउंटेनिंग से रिलेशन नहीं था, वो भी कुछ ना कुछ नो हाउ अभी उनको हो गई है. तो हम लोग बड़ी केयरफुली जो है वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या मामला चल रहे हैं शुरू दिन से, जब से समिट पुश हुए. तो पहले दिन तो हमें पता है कि जब 3 तारीख को निकले हैं, और फिर उसके बाद 4 तारीख को कैंप 3 में पहुंचे हैं, और कैंप 3 से जो है वो समिट अटैक शुरू हो गया था. एक समिट पुश चीज होती है, समिट पुश होता है बेस कैंप से ऊपर जा रहे हैं और समिट के लिए, फिर आप एक फाइनल कैंप होता है जहां से आपने चोटी के लिए जाना होता है. तो उसको समिट अटैक कई लोग टर्म यूज करते हैं. तो वो रात को जो है तय हुआ था कि रात को निकलने, 4 तारीख की रात को, और उसमें डिसाइड जो है वो यही हुआ था कि सारी टीम इकट्ठी ही निकलती होती है. ये एक नॉर्म है ना, टीम्स जो है वो इकट्ठी निकलने की कोशिश करती हैं. लेकिन इसमें जो है वो साजिद सतपारा जो है वो 12 बजे निकले थे, जबकि जॉन स्नोरी उनसे कोई आधा घंटा पहले 11:30 बजे रात को निकल गए थे. और सबसे आखिर में अली भाई ने कैंप 3 से जो है वो अपना स्टार्ट किया था. तो इन सब की उसके बाद चूंकि टाइम डिफरेंस था, तो फिर ये अलग-अलग जा रहे थे, और सबकी मुलाकात जो है वो तकरीबन कोई 7,800 के करीब एक क्रेविस है वहां पे, फिर ये सारे लोग इकट्ठे हुए, आपस में मिले. और इसी दौरान जो चिलियन है हुआन पाब्लो, वो भी उसी क्रेविस पे ही इनकी मुलाकात हुई, और वहां से फिर उन्होंने अपना शुरू किया. तो उसके बाद को जो जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डेफिनेटली इसका सोर्स जो है वो साजिद है. और साजिद के मुताबिक वो बोटल नेक के लोअर पोर्शन से, बोटल नेक जो है वो एक पोर्शन है, एक बहुत ज्यादा वर्टिकल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट वर्टिकल एक पोर्शन है, जो सिराग के बिल्कुल नीचे रॉक्स हैं और आइस जो है वो उसमें है. तो उसके लोअर पोर्शन से साजिद जो है वो वापस हुआ, क्योंकि उसके रेगुलेटर का मसला बना हुआ था. तो उसके बाद जो है सारी स्टोरी जो भी हमें पता चलनी थी वो साजिद से है. और साजिद के मुताबिक जब चूंकि उसकी जाते हुए ही ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा था, तो उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई है. और ऐसी सिचुएशन में तबीयत खराब होने का मतलब ये होता है कि आप ऑलरेडी
जो है वो डेंजर जोन में है और वहां से आपको फौरन निकलना पड़ेगा अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है. There is no chance that you should stay anymore there, and especially in winters. तो साजिद की तबीयत जाते हुए ही खराब हो गई. फिर उसने ऑक्सीजन लगाने की कोशिश की, वहां से नहीं हुआ. अली भाई ने उसे वापस भेज दिया. साजिद ने भी फैसला लिया वापस आने का. तो वापसी फिर कैंप 3 पे पहुंचा. और जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है इस मतलब इस टाइमलाइन में, वो ये है कि उस बोटलनेक के लोअर पोर्शन से कैंप 3 में पहुंचने तक साजिद के अंदाजे के मुताबिक कोई 2.5 से 3 घंटे लगने चाहिए साजिद को, जबकि इसे 6 घंटे लगे हैं वहां तक वापस पहुंचने में. तो साजिद के मुताबिक जो है वो उसे नहीं अंदाजा कि वो बाकी 3 घंटे कहाँ पे रहे. मतलब he was detouring some part of that track. तो उसके बाद वो वापस हो गए. अब जो साजिद ने आखिरी मरतबा उन 3 क्लाइंबर्स को देखा है, उसके मुताबिक वो तीनों क्लाइंबर्स बहुत फिट थे. जॉन स्नोरी वाज फीलिंग अ लिटिल बिट वीक. ही वाज नॉट फीलिंग वर्स, not feeling anything bad, but he was feeling a little bit weak. And he was using oxygen. He was on supplementary oxygen as well. And Ali Bhai and Juan Pablo, both of them were very fine, and they were going up. They decided to go up. तो उसके बाद चूंकि उनका हमें कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हो सकता है, तो हम कुछ assumptions कर लेते हैं कि इस तरह का जब भी कोई इंसिडेंट होता है रेस्क्यू या माउंटेनियरिंग में, जब ऐसा मामला होता है, तो हम कुछ assumptions करते हैं कि क्लाइंबर्स की तबीयत खराब हो गई, एवालांच आ गया, क्रेविस में गिर गए, उसके बाद जब वो हवा तेज चली तो एक टर्न चलती है कि हवा ने उठा लिया. तो वो सारी चीजें हमने रखी हुई थी ज़हन में कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है. तो उसमें जो मेरी नजर में जो सबसे ज्यादा एक कुछ कैलकुलेशंस हमने की, तो उसमें यही था कि दे मस्ट हैव रीच्ड द समिट. उन्होंने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? उसका जवाब ये है कि उनके जो थ्रायास, जो सैटेलाइट फोन है, जो उनकी वॉकी टॉकी थी, वॉकी टॉकी उनके पास नहीं थी. सैटेलाइट फोन और उनका जो गार्मिन है, both of them were dead. The batteries were dead, and they were dead early in the morning on that day at 7:20 AM. तो वो सुबह ही डेड हुई थी जो उनका ट्रैकर था. तो उसमें फिर जो सबसे बेस्ट असम्पशन यही हो सकती है कि वापसी पे, समिट से वापसी पे, जब आप बोटलनेक के साथ जो ऊपर जो सिराक है उसको क्रॉस करते हैं, तो उसको आपको एक ट्रेवर्स लेना पड़ता है. आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते हुए आपको लेफ्ट साइड पे एक ट्रेवर्स लेके फिर आपको चोटी पे जाना पड़ता है. और वो जो सिराक है उसकी हिस्ट्री है, वो मतलब टूटता रहता है, बर्फ के टुकड़े वहां से टूटते रहते हैं, and he could have flushed them down the mountain or something like that. So there are many things that we can talk, but for me that is the most probable thing that could have happened. फरार साहब, आपसे भी मैं यही, आप एक ऑफ कोर्स एक्सपीडिशंस का और रेस्क्यू मिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे, मेजर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे आप, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस और व्हाट वाज गोइंग ऑन. You know, you had your hand sort of on the pulse of what was happening on the ground. तो आपको क्या लगता है what went wrong? Is Karar साहब there? करार साहब का भी माइक जो है ना, असर आप म्यूट हुए में, आपने इसको अनम्यूट कर. जी अस्सलाम वालेकुम. जी आप सुन रहे हैं? जी अब आ रही आवाज. जी आप जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी, तो अब मैं आपसे भी वही पूछ रही थी कि आपने ऑब्वियसली आप इंफॉर्मेशन का एक बहुत सोर्स थे हम सब के लिए, जब ये पूरी एक्सपीडिशन भी चल रही थी और ट्रेजेडी भी हुई, तो आपको क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग? अच्छा, इसमें तो ऐसा था कि जो तीनों मेरे जो हमारा एक्सपीरियंस या इनके साथ जो रहा राब्ता रहा उसके मुताबिक तो ये तीनों माउंटेनियर्स जो थे वेल एक्सपीरियंस्ड और बड़ा इनका एक्सपीरियंस भी था, तजर्बाकार भी थे. उस हवाले से मौसमी हालात का, हर चीज़ का इनको बहुत बड़ा तजर्बा रहा है. और अली ने तो फर्स्ट विंटर नंगर पर्वत में 2016 में सबमिट की हुई है. तो उसके बावजूद भी जैसे मेरी दावा शर्पा से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी कि 5 तारीख को 11 बजे तक जो है ना मौसम ख़राब होने का फोरकास्ट थी. तो इनकी कोशिश रही कि ये जब ये इन्होंने सबमिट अटैक किया और ये चाह रहे थे कि हम सबमिट करके वापस आएँ, गालबन कोई माउंटेनियर, मुझे ऐसे ही महसूस हुआ जैसे अभी राव साहब ने भी कहा
कि थोड़ा सा वो स्लो हो गए या क्या वो बर वक्त अटेम्प्ट अगर उन्होंने कर भी लिया बकौल साजिद सतपारा, तो वापसी पर अगर ऐसा हो सकता है कि वो उनको तूफान ने, क्योंकि जब इतनी हाई अल्टीट्यूड पे जब वेदर भी -50 हो और हवा भी तेज चल रही हो तो बड़ा इंसान का मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। तो गुमान तो यही है कि वो तेज हवा से वो कहीं उनको मतलब वो हुआ है उनके साथ ये एक्सीडेंट। तो उसके बाद से उनका राब्ता नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो उनका जो गार्मिन वगैरह और उनका जीपीएस सिस्टम जो है वो बिल्कुल उनसे राब्ता नहीं था। तो जो लाइजन ऑफिसर थे और दावा शर्पा से भी मेरी बात हुई और मुतलका जो इनके टूर ऑपरेटर्स के जो एक्सपीडिशन के जो एलओ थे, उन्होंने भी यही कहा कि जी आखिरी टाइम उसके बाद से इनका राब्ता हमने बड़ी कोशिश की कि इनके साथ राब्ता हो। तो इसमें सबसे बड़ा यही होता है कि अगर उनका कोऑर्डिनेट वगैरह मालूम हो जाए, उनकी हाइट अंदाज़ा हो जाए तो रेस्क्यू करने में आसानी होती है। तो उसके बाद ये है कि मौसम जैसे जब इनके साथ राब्ता नहीं रहा तो उसके बाद मौसम बहुत ख़राब हो गया था। इवन कि जब ये साजिद सतपारा वापस कैंप 3 में आए तो उन्होंने कहा कि जी ऊपर मौसम बहुत ख़राब था। तो मे भी ये है कि ख़राबी की मौसम की वजह से और वो कहीं स्लो हो गए हैं तो तूफान जो है उसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर सके। पोएट साहब, मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, आपने आई थिंक काफी सारे इंटरव्यूज दिए इन द लास्ट फ्यू वीक्स, जिसमें आपने कहा कि मैं 90% सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि उनके साथ जो भी हुआ वो नीचे के रास्ते में हुआ, व्हाटएवर हैपेंड टू देम हैपेंड ऑन द वे डाउन। तो do you still, I mean, ये आपका कोई 2 हफ्ते पहले का एक इंटरव्यू था that I read, आप do you still think that's what happened? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। मैं जास्मीन टूर का मालिक हूं जो अली सतपारा और जॉन सिनेरू और साजिद सतपारा को ऑर्गेनाइज भी कर रहे थे। तो बेस कैंप में हम उनको सर्विस भी दे रहे थे। तो मेरा जो असेसमेंट है कि मैं पिछले तकरीबन कोई कई सालों से 5-7 सालों से विंटर कर रहा हूँ और ये मेरे पास रशियन नेशनल टीम भी आई, पोलिश नेशनल टीम भी थी और स्पेनिश नेशनल टीम भी थी, उनका मैंने विंटर किया है। तो ये फर्स्ट टाइम है ये कमर्शियल नेपालीज आगे थे इस विंटर में, और पिछले साल भी थे मगर पिछले साल छोटी थी जिसमें जान सिनेरू और रोटर एक क्लाइंट है और चाइनीज क्लाइंट है वो मिंगमा जी के साथ थे, जिसमें कुछ सर्विस का इशू हो गया था। तो उस वजह से जान सिनेरू और रोटर मिंगमा जी से बहुत नाराज थे। वो आप फेसबुक में पढ़ भी दिया होगा उनकी वजह नाराजगी की। तो मेरा जो असेसमेंट है कि जो जहाँ से मुझे जो क्लिक करता है वो कैंप 3 से क्लिक करता है। जब हमारे कैंप में दूसरी कंपनी के लोग 3 कैंप में, हमारा छोटा सा कैंप था जिसमें 3 साजिद सतपारा और जॉन सिनेरू और अली सतपारा वगैरह ठहरे हुए थे, उसमें 3 अनइनवाइटेड लोग आगे थे जिनको नहीं आना चाहिए था हमारे कैंप में, क्योंकि उनकी वजह से हमारे जो क्लाइंबर्स हैं, क्योंकि अली सतपारा फ्रीक्वेंटली नेपाल जाते रहते थे तो उस वजह से काफी दोस्तियां थी नेपाली शर्पा के साथ ना, तो वो उनको नाराज भी नहीं कर सकते थे अली सतपारा के मसलन के भाई के हमारे कैंप में ना आए, ठहरे ना। और ये वजह हुई कि वो आगे उनको मसलन चाय वगैरह, गर्म पानी वगैरह और सारा इस तरह उनकी नींद खराब हुई। जब आपने एक नेक्स्ट डे बड़ा अच्छा मिशन करना हो और आपकी नींद सारी खराब हो जाए तो मसलन आपके लिए अच्छा नहीं होता कि नेक्स्ट डे आप उसको किस तरह उसको मैनेज करेंगे। तो मेरी सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि ये नहीं होना चाहिए था और ये हुआ। और जब ये चले गए और समिट जब उनका जा रहे थे ऊपर तो इन्होंने डिटूर लिया, जो मेरी नज़र में जब मैं देख रहा था उसको, उनके ट्रैकर को देख रहा था, तो क्योंकि रास्ते में एक कैरवस आती है जो उन्होंने क्रॉस की होगी और डिटूर लिया होगा टुवर्ड्स अब्रूज संजिन रूट से लेकर फिर ऊपर की तरफ निकले होंगे। तो जिस तरह साजिद ने बताया कि वो बोटल नेक पे उनको सी ऑफ करके वापस आ रहा था, तो
आगे का जो पोर्शन है वो इतना खतरनाक नहीं है, सिर्फ जो सैरक है उसका एक डेंजर रहता है कि उसका कोई पोर्शन टूट के ना आ जाए, जिस तरह 2008 में हुआ था, समर में हुआ था, जिससे 12 लोगों की मौत हो गई थी। तो वही एक डेंजर है जो सैरक से ऊपर, बोटलनेक से ऊपर है जो उनसा, और मोस्टली फ्लैट और हाइट है। मसलन आप एक ट्रैवर्स लेते हैं और समिट आपके सामने आ जाती है, तो हार्डली कोई जो बता रहे हैं कि 400 मीटर का फासला रह गया था। तो 400 मीटर आई डो नॉट थिंक कि साजिद सतपारा, अली सतपारा या कोई भी क्लाइमर है जो इतने एक्सपीरियंस का क्लाइमर है, जॉन पब्लो है या वो है, उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है कि उसने सबमिट ना किए हो। तो मुझे जो खदशात लगते हैं वो ये लगते हैं कि जब उन्होंने सबमिट कर ली है, और क्योंकि सबमिट का अपना एक प्रेशर होता है, अपना एक जोश होता है, उस वक्त तक तो वो मसलन अपने ख्वास में थे, सब कुछ थे। वो जब सबमिट कर लेता है बंदा तो बड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। K2 में जितनी भी अमवात हुई हैं वो डाउन हिल हुई हैं, मतलब सबमिट से वापसी पे हुई हैं। जितना K2 का रिकॉर्ड देखा जाए ना, तो उसकी सब अमवात डाउन हिल हुई हैं। जब वो सबमिट कर चुके होंगे और अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे होंगे और नीचे की तरफ हो रहे होंगे, तो एक तो नींद का गलबा, क्योंकि लास्ट नाइट को सोए नहीं है, और वापसी पे मसलन हवा का प्रेशर, जो वेदर की फोरकास्ट थी वो 2, और तीसरा सैरक का खदशात। ये 3 चीजें फैक्टर हैं जो इनकी अभी तक इनको ट्रेस नहीं उसका बायस बनी होंगी। इसमें से एक ये भी ऑप्शन हो सकती है कि हवा आई और उन्हें टॉप से समिट से उड़ा के लेगी, क्योंकि नींद का गलबा भी था उनका, और मसलन उन्हें कुछ समझ नहीं आया, और वो चाइनीज साइड पे भी गिर सकते हैं, और अब्रूजी रिज की तरफ तो नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि अब्रूजी रिज की तरफ काफी लोगों ने तलाश किया है। संजन रूट है जो बिल्कुल फ्रंट पे आता है, और उधर से अगर गिरे हैं तो वो जो आइस फॉल है, K2 का आइस फॉल है, बेस कैंप से ABC और बेस कैंप के दरमियान उधर आए होंगे। और ये एक पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक चाइनीज साइड, एक ये जो कर्वस है किसी कर्वस में, और या तीसरी ये संजिन रूट है, जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हुआ होगा, और वापसी पे हुआ होगा, और समिट के बाद हुआ होगा। ये मेरी असेसमेंट है। एक ट्विटर पे किसी ने सवाल ये किया है कि उस टेम्परेचर के अंदर कितनी बड़ी आपके पास विंडो होती है सर्वाइवल की? देखें, ये डिपेंड करता है कि वो किस उसमें है। अगर वो अपने आप को एक मसलन डिग करके अपने आप को एक गार बना लेते हैं और अपने आप को उसके अंदर रख लेते हैं, तो उसमें काफी 10 आवर्स 24 आवर्स इस तरह, मतलब डिपेंडिंग ऑन हाउ वनरेबल दे आर, उस बेस पे वो सर्वाइव कर सकते हैं। उनके पास फूड इतना नहीं था कि वो मसलन आप कह लें कि बहुत लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकें, तो उनका फूड बहुत कम था, तो वो एक लिमिटेड टाइम तक अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। मसलन आप कह लें मैक्सिमम 24 आवर्स और समथिंग लाइक दिस, यू नो। ओके करार साहब, आप म्यूट हैं, आप अगर अनम्यूट कर लें। राव साहब ने भी यही कहा कि वो कन्विंस्ड हैं कि विंटर असेंट किया होगा अली सतपारा और उनके 2 साथियों ने। पौरिक साहब ने यही कहा है। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती थी, और ये भी एक हमारे ट्विटर पे और फेसबुक के ऊपर 2-3 लोगों ने सवाल किया है। आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, आई विल ट्राई एंड आस्क इट डिप्लोमेटिकली, बट अली सतपारा जो है, उनको ऑलमोस्ट एक कल्ट लेवल की फॉलोइंग उनकी डेवलप हुई है इस पूरे इंसिडेंट के बाद। उन्हें नेशनल हीरो कहा गया है, जो वो ऑब्वियसली हैं, अनडाउटेडली एक बहादुरी की दास्तां अब उनसे जुड़ गई है, राइटली। लेकिन आपको लगता है कि इसकी वजह से बहुत लोग उनके लास्ट मिशन को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट नहीं कर रहे? बिकॉज ये अक्सर होता है कि हम अपने हीरोज को क्वेश्चन नहीं करते, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये है कि ये प्री प्लान, जी बोलिए। ये एक्सपीडिशन जो है ना, ये जॉन स्नोरी भी पहले आ चुका था इसी विंटर में, यानी
20 में भी आ चुका था और उसके बाद इस साल भी आया। और ये जो जॉन पेब्लो और अली सतपारा, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग थे और ऐसा नहीं है कि इनसे कोई गलती या कोई ऐसा इन्होंने कोई वो किया। लेकिन एक मौसम का आपको पता है कि ये तो अल्लाह की तरफ से इंसान बाज़ वक़्त बिल्कुल बेबस हो जाता है। और मुझे भी यही उम्मीद है, अल्लाह लगता भी यही है कि उन्होंने वो सबमिट कर गए थे और वापसी पर अब जैसे बाद में एलो से भी बात हुई है, उसने यही कहा कि जी कि इनकी टाइमिंग्स ना थोड़ी जो एक ड्यूरेशन होता है जब सबमिट पुश की तरफ ये जा रहे थे तो सबमिट की तरफ अटैक था उनका, तो वो उस वक्त कुछ डिले था उनकी ना, टाइमिंग्स ना वो नहीं थी, तो ये एक वजह बनी। अब वो उसमें हो सकता है कि क्योंकि डिपेंड जो मोस्टली इसमें सबसे ज़्यादा आप कह लें कि डिपेंड जो है ना अली सतपारा पे ही किया जा रहा था। वो फिजिकली फिट थे, जैसे साजिद ने भी बताया, अभी राव साहब ने भी, उसके अलावा भी। और इसमें जॉन स्नोरी का ये डाउट है कि थोड़ा उनके कोई फ्रास्ट बाइट वगैरह या कोई ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हुआ है। लेकिन ये कि अगर ये इतने एक्सपीरियंस थे कि ये अपने आप को रिस्क में नहीं डाल सकते थे, कि अगर थोड़ा सा भी किसी को अंदाज़ा हो जाता तो महसूस यही होता है कि सबमिट कर गए उस वक्त तक इनको मौसम बहुत अच्छा था और टाइम थे, वापसी पर कोई इनके साथ ये हादसा पेश आया। तो ये ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई इसको आप कह लें कि जी के इनकी गलत वो उसकी वो था, इनका फैसला था। तो ये बड़े एक्सपीरियंस थे और कोई ऐसा फैसला हो, क्योंकि उनको आपको पता है कि वो को पैमाई एक जान जोखों में डालने वाला, मतलब एक शौक भी कह लें या स्पोर्ट्स कह लें। तो इसमें है कि जब तक आपका तजर्बा और आपकी टाइमिंग्स आपको, और फिर आजकल फोरकास्ट का इतना एडवांस आपको हर चीज़ का मालूम होता है। और ये इवन के जब ये 8000 से इन्होंने सबमिट पुश, तो इन्होंने बेस कैम्प में भी रब्ता उस वक्त इनका हुआ था बकौल दावा शरपा। तो इस तरह के अगर ये, और फिर यहाँ से भी इनको अंदाज़ा था मौसम का, और इनके फोरकास्ट इनको अंदाज़ा था कि इतने बजे से इतने बजे तक मौसम ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें ये इन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन ये अनलकीली नहीं, वो वापस ही इनके अंदर मुश्किल होगी। मुझे तो ये राव साहब, इसी चीज को आगे थोड़ा ले जाते हुए, आप अली सतपारा के मैनेजर थे, आप उनकी बहुत अच्छी तरह जानते थे, उनकी स्किल एक्सपीरियंस से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। लोग, मैं ये रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अभी करार साहब ने टाइमिंग की बात की कि जो तीनों क्लाइंबर्स हैं उन्हें पता था कि वेदर बहुत ज्यादा देर उनके साथ नहीं देगा। जैसे कि आर्नल्ड कॉस्टर जो है, आई थिंक को लीडर है उस K2 विंटर एक्सपीडिशन के, इस दफा 7 समिट के साथ, उनका एक बयान था कि तीनों क्लाइंबर्स को पता था कि उनके पास शायद 2 घंटे हैं, सेफ वेदर विंडो है, जो दोपहर के 12 बजे खत्म हो जाएगी, और वो 10 बजे तो बॉटल नेक पे थे। तो उस वक्त कंटिन्यू करना क्या एक सही डिसीजन था? जी, उसमें एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि डिसीजन जो है वो हमेशा आपके अपने साथियों के साथ मिलकर उसी कैंप्स पे हो रहे होते हैं, और वहां पे करंट सिचुएशन देख के, अपनी सिचुएशन देख के जो है वो फिर आप अपना फैसला करते हैं कि हम ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो मैंने फिर रिपीट करूंगा कि इस तरह का जब इंसिडेंट होता है ना, तो आप बहुत सारी असम्पशंस लेते हैं कि ये वाला मामला हो गया होगा, ये हो गया होगा, या कुछ ऐसी चीज हुई होगी। तो एक चीज और भी ध्यान में रखते हैं कि जो भी क्लाइंबर्स जिसके साथ भी हादसा हुआ है, उनका पास्ट बिहेवियर्स क्या था, क्या उन्होंने कभी इस तरह की ग्रीडीनेस दिखाई है पास्ट में, क्या उन्होंने कभी कोई मिस्टेक्स की हुई है, क्या पहले उनके साथ कोई इस तरह का हादसा हुआ है। तो तीनों क्लाइंबर्स के साथ कभी ऐसा हादसा नहीं, उस तरह नहीं हुआ। Especially, I will not speak for other 2 people, but I am sure I can speak for Ali Bhai, because I know him really well. Whenever he is on mountains, and he has been communicating with me in his previous expeditions. तो उसमें अली भाई का जो है, जो पास्ट है, आपको अगर पता होगा कि K2 पे बहुत मतलब पहले भी इन्होंने अटेम्प्ट की है, मतलब ये एज ए हाई अल्टीट्यूड पोर्टर क्लाइंट्स के साथ गए हैं, और 2 दफा जो है बिल्कुल समिट के करीब से ये वापस आए हैं। बिल्कुल। क्योंकि इनका जो क्लाइंट था वो एक फीमेल थी, तो दोनों मरतबा उनकी तबीयत खराब हुई है, और वो इतनी खराब नहीं थी कि वो जो है वो बहुत ज्यादा मतलब डेंजर हालत में थी, लेकिन उनको लेकर वो वापस बेस कैंप तक आए हैं। ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कैंप 4 में छोड़ा है, और फिर एक ग्रीडीनेस होती है ना कि मैं K2 के समिट पे पहुंचा हूँ तो मैं बिल्कुल सामने नजर आ रहा था, वो सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस सेंस में तो बिल्कुल आई एम रूलिंग आउट दैट दे हैड एनीथिंग लाइक इमोशनल
decisions जैसे that लोग they कह would रहे हैं कि take. एक बहुत प्रेशर था to put a Pakistani name on the Winter Summit, especially Nepali climbers. Yeah. Yeah, I'm ruling it out. I'm ruling it out. I don't Okay. believe that he can. Yeah, because he has been under pressure many times, and he's the one there. He's not hearing all the news and all that thing. And I talked to him on the 2nd Feb in evening. I talked to John and I talked to Ali as well, and I asked him very clearly, "What's the plan and how do you feel?" And he was said, "Yeah, I feel fine. I'm physically fine." And I asked him, I'm quoting it, that are you feeling mentally stable? Are you feeling mentally fine? Do you think you can do it? And he said, yes, I can do it, and we are very fine, don't worry. And so वो सारी चीजें जो कम्युनिकेट हो रही होती है, आपको अंदाजा होता है कि एक बंदा कितने प्रेशर में है। और ये एक चीज होगी जिसको मैं रूल आउट कर रहा हूँ। उन्होंने, उनका पास्ट बिहेवियर भी कभी ऐसा नहीं था, इस वक्त में भी मैं नहीं समझता कि उन्होंने प्रेशर को जो वो किया होगा वो। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि क्या उनकी कैलकुलेशन में गलती हुई है या नहीं। जो बेस कैंप से जब बेस कैंप से जब इनका समिट पुश स्टार्ट हुआ है, तो इनकी जो एवरेज स्पीड थी वो 100 मीटर्स एन आवर थी, जिसको मैं जॉन के ट्रैकर से मैं उसको मेजर कर रहा था कि जितनी देर बाद वो पिंग करता था तो उसको मैं कैलकुलेट कर रहा था कि कितनी स्पीड पे ही जा रही है। तो वो ऑलमोस्ट 100 मीटर्स 110 मीटर्स पर आवर स्पीड से वो कैंप 3 तक पहुंचे हैं। और उसके बाद भी उनकी ऑलमोस्ट यही रूटीन रही है, जब तक 7,825 मीटर्स आई गेस वहां तक उनका ट्रैकर जो है वो चल रहा था। सुबह 7:15 तक उनका ट्रैकर ऑन था, तो उस वक्त तक भी उनकी स्पीड ये थी। अब अगर हम उनकी देखें कि उन्होंने वेदर फोरकास्ट उनको मिली 12 बजे की, कि 12 बजे के बाद जो है वो मौसम चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली उनको पता था कि ऐसा होगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ। ताजिद के मुताबिक जो हवा चली है वो शाम के 6 से 7 के दरमियान, जो स्टॉर्म था, जो एक्सपेक्टेड स्टॉर्म था, वो शाम से 6 के 7 के दरमियान जो है वो स्टॉर्म आया, जब ये कैंप 3 में था साजिद। और जब ये वहां से बोटलनेक से उनके साथ वापस हुआ है 10-11 बजे, तो उस वक्त भी कह रहा था बिल्कुल शाइनी था। इट वाज अ ब्राइट शाइनी डे, देयर वाज नॉट विंड बट काइंड ऑफ अ ब्रीज एंड विंड टुगेदर, समथिंग लाइक दैट, एंड ही सेड द विंड वाज नॉट डेंजरस एट ऑल। तो वो चीज भी हम कैंसिल कर रहे हैं कि वेदर की जो अपडेट थी वो इतनी बुरी नहीं थी जितनी उन्हें दी गई थी। उसके बाद चूंकि उनको अपनी स्पीड का पता था और उनको पता था कि हम कितनी देर में समिट में पहुंच जाएंगे। अली भाई ने रिसेंटली 2018 में समिट किया था K2, साजिद ने भी 2019 में किया था, जॉन स्टोरी ने भी रिसेंटली किया हुआ है। तो इन तीनों को पता था कि हम किस जगह पे हैं और हमें अपनी एनर्जी का और हर चीज का अंदाजा था। तो जो असगर भाई ने कहा कि कैंप 3 वाला जो वहां पर एक केओस था, उसको कोई भी रूल आउट नहीं कर सकता। उसने डेफिनेटली उनकी जो है वो एनर्जी रिगेन करने में मतलब वो एक रुकावट थी, और वो चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो रात को 12 बजे कैंप 3 से निकल रहे हैं, तो इट मींस अगर हम उनकी स्पीड अपने राव, आपकी आवाज जो है ना वो सही तरह नहीं आ रही है। कोई भी हर्डल्स आ सकती तो उसके मुताबिक तो उन्हें 10 से 12 घंटे में समिट पे पहुंचना सकते हैं चीजें, क्योंकि जब ऐसा इंसिडेंट होता है आप हर एक चीज को हो सकती है। तो ओके, पोरिक साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपको सबको आवाज आ रही है मेरी? बिकॉज आई थिंक राव की आवाज थोड़ी खराब हो गई थी। जी मुझे आ रही है आवाज। आ रही है। अच्छा, पोरिक साहब मैं आपसे पूछूंगी, आपको लगता है कि जैसे बहुत सारे जो लोग हैं जो क्लाइंबिंग प्योरिस्ट हैं, जैसे वो कहते हैं कि K2 जैसे पहाड़ पे कमर्शियल टीम्स को क्लाइंब करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यू नो, जो पूरी एक डिबेट है, आप वाकिफ होंगे इससे, कि पे टू क्लाइंब क्लाइंट्स जो होते हैं वर्सेस रियल एक्सपीरियंस क्लाइंट्स। जिस तरह मैं अखबार में पढ़ रही थी कि कोई पोलिश कोई खातून थी जो मैराथन रनर है, उनका क्लाइंबिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं विंटर एक्सपीडिशन करूंगी और वो आ गई। आई थिंक 7 समिट्स के साथ ही वन ऑफ दीज कमर्शियल। तो आपको लगता है कि ये ठीक है
यही ये तरीका? मैं नहीं समझता कि जो इसमें कमर्शियल एक्सपीडिशन में जो मिस्टेक्स हुई हैं ना, उनको देखकर, और जो शर्पा के जो उनसे सूरत हाल थी क्लाइंट्स के साथ एल्टीट्यूड पे, उसको देख कर मैं नहीं समझता कि कमर्शियल एक्सपीडिशन को अलाउ होना चाहिए, खास तौर पे विंटर में। कमर्शियल एक्सपीडिशन एक हद तक होना चाहिए जहां तक वो सर्विसेज दे सकें, और जहां पर क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स आ जाएं तो मसलन फिर उसको देखना चाहिए, उस गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जिस तरह ये पाकिस्तान में वाक़या हुआ तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये हम इस तरह नेपाली को किस तरह इसको रेगुलेट कर सकते हैं, नेपाली कंपनी को। क्योंकि पिछले साल मिंगमा जी ने एक वाकया किया पाकिस्तान में 2 क्लाइंट्स के साथ, जॉन सुनेरियो के साथ और रूटर के साथ और चाइनीज के साथ उसने सर्विसेज नहीं दी, और क्योंकि वो नेपाली कंपनी है और नेपाल से पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की सरजमीन पे उन्होंने ऑपरेट किया है, और यहाँ पर कोई भी नहीं है उनको पूछने वाला। हम अगर कुछ गलती करें एज ए पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर तो हमारे पास मसलन DTS है और गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो हमको मसलन कंट्रोल कर सकते हैं, मगर नेपालियों को कौन कंट्रोल करेगा? फॉरेनर जो आते हैं, यूरोपियन जो आते हैं, उनको कंट्रोल करने के पास उनके यूरोपियन लॉज हैं। अगर कोई फॉरेनर कंप्लेन कर देता है तो यूरोपियन लॉ के तहत वो मसलन अपने आप को जवाबदेह हैं, मगर अभी तक मुझे कोई ऐसा सूरत हाल नजर नहीं आई कि नेपालियों को कौन कंट्रोल करेगा। नंबर दो ये है कि आपका क्वेश्चन प्लीज जरा दोबारा बताएंगी? मेरा क्वेश्चन यही था कि ये जो एक कमर्शियल क्लाइंबिंग का जो एक सिलसिला है, दूसरा पहाड़ों पे इसको अलाउ करना चाहिए या नहीं? दूसरा आपने ये पूछा था कि वो लड़की के बारे में ना, तो वो मैराथन रनर थी, तो मैंने एक वर्ड्स कहा है जो कोट भी हुआ है, मसलन मीडिया पे भी कोट हुआ है। मैंने कहा K2 विंटर इज नॉट फॉर अनएक्सपीरियंस क्लाइंबर्स। खास तौर पर K2 विंटर है ना, वो अनएक्सपीरियंस क्लाइंबर के लिए। उनमें ये लड़की भी आ जाती है, पॉलिश लड़की भी आ जाती है, और बाकी जो भी आना चाहते हैं। K2 उनके लिए नहीं है। उनको मसलन K2 आने से पहले उनका सारा बायोडाटा वगैरह चेक होना चाहिए कि वो मसलन किस लेवल के हैं, और मसलन ये कमर्शियल कंपनी तो अपने पैसों के लिए सबको लेके आ जाएगी, मगर इन द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की बदनामी हुई है, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल हुआ है। तो सारा ये है, तो मैं इसके हक में नहीं हूँ कि K2 को मसलन एज ए हाई एल्टीट्यूड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो सर ये आपसे ही जस्ट टू टेक फॉरवर्ड व्हाट यू वर सेइंग, 2018 तक K2 पे चढ़ने वाले 367 क्लाइंबर्स में से 86 की डेथ्स हो गई थी। इस सीजन में भी 6 हादसे हुए, तो लोग इस पहाड़ को चढ़ने क्यों आते हैं बार बार? देखें कि K2 विंटर है ना, जो उनसा ये एक प्रिविलेज था, जो उनसे दुनिया के बेहतरीन क्लाइंबर्स हैं उनके लिए एक प्रिविलेज था कि हम K2 विंटर करें और हमारा नाम हो, दुनिया की तारीख में हमारा नाम हो, विंटर में नाम हो। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि K2 अभी तक अनक्लाइम था, कि K2 का वेदर जो उनसा है अनप्रेडिक्टेबल है। जिस तरह अभी राव साहब ने कहा, हैदरी साहब ने कहा कि मसलन वेदर रिपोर्ट्स हैं, मगर ऑन द ग्राउंड वेदर रिपोर्ट्स डिफरेंट होती हैं। और ये कई दफा हो चुका है कि दुनिया के मॉडर्न जो उनसे होते हैं, जो कम्युनिकेशन होती हैं, वो कहती हैं कि वेदर खराब आ रहा है, और के मसलन और जब आप ऑन ग्राउंड होते हैं तो वेदर ठीक होता है, या जब कहते हैं कि वेदर साफ है और ऑन ग्राउंड मतलब विंड चलना शुरू हो जाती है, तो ये होता है। तो ये K2 इसीलिए K2 अभी तक क्लाइम नहीं हुआ था कि K2 का वेदर अनप्रेडिक्टेबल था। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है K2 के बारे में, और उसकी जो समिट है उसको मसलन ऑनर किया जाता है, एक इज्जत की बात है दुनिया के क्लाइंबर्स के लिए। ठीक है। और करार साहब, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग इंडस्ट्री जैसी कोई चीज मौजूद है, क्या एग्जिस्ट करती है? सर आप म्यूट है। आवाज आ रही है आपको? जी सर अब आ रही। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि 1974 में अल्पाइन क्लब को जब इसका वजूद में लाया गया अमल, तो ये इसका बुनियादी मकसद था माउंटेनियरिंग
ट्रेनिंग देना, माउंटेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ उसको प्रमोट करना। उसके बाद बड़ी हद तक हम हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने काम किया इस पे, उसके बाद मुसलसल चलता रहा। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि अल्पाइन क्लब में जो फंडिंग का जो बहुत बड़ा इशू है, अभी भी हमें 3 साल से मतलब फंड्स इशू नहीं हुए, मतलब रिलीज नहीं हुए। और ये एक है कि इसको बाकायदा एक अगर इदारा और उस तरीके से एक ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएं यहाँ पर, और इसमें कोई वजह नहीं है कि अब तो सोशल मीडिया और उससे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत बच्चे हमारे यंगस्टर्स क्लाइम करना चाहते हैं। तो ये एक सेटबैक है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि नेपाल और यहाँ का बाज़ लोग मुआवजा करते हैं। इसमें हमारे जो माउंटेनर्स हैं वो बहुत तगड़े हैं, क्योंकि मैं खुद, मेरा उसी इलाके से, स्कर्दू से, बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है, और हमारे जो भी उस पेशे से वाबस्ता हैं उसमें कोई शक नहीं है कि वो, लेकिन एक उनको वो एक ट्रेनिंग की। और नेपाल में ये है कि जब से क्लाइम हुआ है, एडमंड हेनरी और तेंजिंग नार्गे, शर्पा वगैरह इन्होंने किया, उसके बाद एक पूरी दुनिया से फंडिंग और स्कूल्स, ट्रेनिंग बनाए गए हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है। तो अब इंशाल्लाह हमने अभी हमारी बड़े हाई लेवल पर मीटिंग हुई अल्पाइन क्लब की, तो वहाँ पर अब ये है कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम ऐसी तैयार करें, ट्रेनिंग उनको दें, और यहाँ पर सारे वही चीज़ें मौजूद हों कि कैजुअलिटीज़ किस्म की जो हादसात का कम से कम, क्योंकि माउंटेनियरिंग जो है वो इवन के समर हो या विंटर हो, विंटर में तो इसका डबल हो जाता है रिस्क, लेकिन एक समर में भी मुश्किल एक वो होता है कि उसको क्लाइम करना किसी भी पहाड़ को। तो जबकि विंटर में फिर K2 है तो वो उसमें तो बिल्कुल ही बाज़-औक़ात यानी नामुमकिन है। तो इसमें इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इसमें कि हमारे जो यंगस्टर हैं उनको हम कुछ अर्से के बाद आप देखेंगे कि हमने एक ट्रेनिंग का सिलसिला हम शुरू कर देंगे, जिसमें हम बड़े मशकूर है पाकिस्तान आर्मी के, और जिन्होंने हमें ताउन का यकीन दिलाया है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम यंगस्टर को, और फिर एक ऐसा इदारा हो जहाँ से हर किस्म की मालूमात हर वक्त अवेलेबल हो, तो इससे है कि ये काफ़ी आसान हो जाएगा यहाँ पर इंशाल्लाह माउंटेनियरिंग इन फ्यूचर। और एक साहब आपसे भी मैं जस्ट टू टेक दिस फॉरवर्ड, सबसे 2-3 अहम मसले क्या हैं पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग के हवाले से? माउंटेनिंग के हवाले से एक तो यहाँ पर प्रॉपर गवर्नमेंट सपोर्टेड कोई इदारा नहीं है। जिस तरह अभी करात हैदरी ने कहा कि अल्पाइन क्लब है, मगर कुछ इसके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ इसके मसलन जो माउंटेनिंग से रिलेटेड हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो उनसे वो थोड़ा सा इससे दूर है अल्पाइन क्लब पाकिस्तान। कुछ कई वजूहत हैं इसकी जो मैं यहाँ पर इस फॉर्म पे डिस्कस नहीं करना चाहता, मगर गवर्नमेंट की सरपरस्ती में एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो फुली फंडेड हो। और इसमें मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट फीस लेती है CKNP के नाम से, सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क के नाम से $68 पहले लेती थी, और इसको बढ़ाकर उसने अभी $200 पर पर्सन कर दिया है फॉरेनर्स से लेना गवर्नमेंट ने ना। तो मेरी सजेशन है कि इसका नेपाल में क्या होती है फीस? नेपाल का थोड़ा सा मेरे को कंफर्म आइडिया नहीं है, मगर नेपाल में डाक फीस है जो उनसी है ना जो लेते हैं। मगर नेपाल के अपने भी जो ऐसे इदारे हैं जो उनसे गाइड ट्रेनिंग के इदारे हैं, जो मॉनिटरिंग के इदारे हैं, वो इंटरनेशनल जो उनसे है ना रिकॉग्नाइज हैं, उनकी डिग्रियां इंटरनेशनली तौर पर रिकॉग्नाइज की जाती हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो यहाँ से पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले और उसकी डिग्री को इंटरनेशनल माउंटेन गाइड एसोसिएशन रिकॉग्नाइज करे ना। तो नेपाल में ऐसे इदारे हैं जो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर नेपाल से कोई ट्रेनिंग लेता है, अगर पाकिस्तानी भी जाके नेपाल से कोई ट्रेनिंग लेता है, तो वो इंटरनेशनल माउंटेन गाइड एसोसिएशन उसको रिकॉग्नाइज करती है। कुछ ऐसे इदारे हैं नेपाल में। तो ये पाकिस्तान में कैसा होना चाहिए, नंबर एक जो उनकी फीस है ये $68 से बढ़ाकर $200 पर पर्सन कर दी है। इसका 80% ना लोकल को जाना चाहिए, ताकि वो वहाँ से उसकी ट्रेनिंग वगैरह हो, ग्लेशियर क्लीन हो और वो सिलसिला हो। दूसरा है जो उनसा मैं आपसे पता नहीं पॉइंट आया तो नहीं है, मैं आपसे आपके फॉर्म की तरफ से कहना चाहूँगा कि
आइंदा जो है ना, जब भी कोई ऐसा कोई एक्सपीडिशन लॉन्च हो तो उसमें SOS फ्लेयर गन होनी चाहिए क्लाइंबर के साथ, हर क्लाइंबर के साथ ना। क्या होनी चाहिए सर? फ्लेयर गन जो फ्लेयर गन नहीं होती जो उनसी इमरजेंसी में लोग इस्तेमाल करते हैं SOS के लिए ना, एक फ्लेयर गन होनी चाहिए जिसमें जिसके अपने मसलन SOP तय हो कि मैंने एक गन चलानी है तो उसका क्या उसका मीनिंग लिया जाए, मैंने 2 गन चलानी है तो उसका क्या मीनिंग लिया जाए। तो इस तरह का सिस्टम हो रहा। दूसरा, यूज ऑफ एवलांच लोकेशन एक डिवाइस होती है जो आजकल ऐप के साथ चलती है, जो बंदा उसके साथ होनी चाहिए, जो उसकी बॉडी के साथ होनी चाहिए। अगर कोई एवलांच में दब भी जाता है तो उस डिवाइस के जरिए लोकेट की जा सकता है कि वो मसलन किस जगह है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो उनसी मस्ट एक जानी चाहिए फॉरनर के साथ। और तीसरा नंबर पे ड्रोन है जो उनसे ड्रोन को इस्तेमाल नहीं करने दिया गया इस विंटर में। ड्रोन है था जॉन सिनेरू के साथ भी था और कुछ मिंगमा शेर्पा के साथ भी टीम में था, और ड्रोन को इस्तेमाल नहीं करने दिएगा। अगर फर्स्ट स्टेज पे ड्रोन को इस्तेमाल करने दिया जाता तो कुछ ना कुछ मसलन जो सूरत-ए-हाल है कुछ बेहतर होती, डिफरेंट होती। तो ड्रोन की इजाजत होनी चाहिए ऐसी जगह पर जहां पर आर्मी का कोई सेटअप नहीं है, और K2 और ब्रॉड पीक के एरिया में आर्मी का कोई सेटअप नहीं है। तो अगर वो ड्रोन इस्तेमाल होता वहां पर तो शायद हालात डिफरेंट होते। ये मेरी आपको सॉरी मैं काट रही हूँ, बट क्लाइंबिंग प्योरिस्ट में वो तो कहते हैं कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं ड्रोन्स और ये हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी, तो ये मतलब विद इन द कम्युनिटी इन चीजों की क्या एक्सेप्टेंस है? देखिए, ड्रोन जो है ना, ये इमरजेंसी रेस्क्यू के तौर पर इस्तेमाल हो, मैं उस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ड्रोन, ना कि आप मसलन किसी और जहां तक ऑक्सीजन इस्तेमाल करने का था और बाकी चीजों का इस्तेमाल करने का, फिक्स लाइन शर्पाज वगैरह, तो मैं इस फेवर में हूँ कि जो उनसी मॉनिटरिंग है वो इंसान की अपनी एबिलिटी और जो गॉड गिवन एबिलिटी है उस पर होनी चाहिए मॉनिटरिंग, और उसी को मैं सही मॉनिटरिंग मानता हूँ जो अपने जोर से अपने खुदा के दिए हुए मसलन ताकत से वो मॉनिटरिंग करता है। तो बाकी हर एक का अपना अपना इशू है। कुछ लोग इसको यूज ऑफ ऑक्सीजन और यूज ऑफ शर्पा को डोपिंग कहते हैं मॉनिटरिंग में ना। तो ये है कि हर एक का अपना ओपिनियन है। मैं गॉड गिवन हेल्थ पे बिलीव करता हूँ कि मॉनिटरिंग वही होनी चाहिए। करार साहब, आप ने भी थोड़ी सी नेपाल की भी बात की। नेपाल की जो एग्जाम्पल है उनकी जो माजी की गलतियां हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं? क्या है मेजर लेसन्स? देखें जी, इसमें यह है कि हमें, अगर हम हुकूमती कोई वजह नहीं, अल्पाइन क्लब आगे जाएगा इंशाल्लाह। हमारे पास हमारे एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स हैं जिनको हम साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है ना फंडिंग का इशू है। और हम यहाँ पर वही काम नेपाल में और राब्ता, जैसे फ्रांस में आंसा है, इसमें मुख्तलिफ इदारे हैं पूरी दुनिया में, उनसे हम रब्ता कर सकते हैं। उनके जो एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, रॉक क्लाइंबर्स हैं, वो यहाँ आकर ट्रेनिंग देना चाहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा है कि जी उनकी जो अकोमोडेशन है, बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह उनका जो है, और यहाँ पर रहना वगैरह, तो इस किस्म के तो उसमें काफ़ी सरमाए की ज़रूरत है। तो उसमें एक अगर हमें सरपरस्ती रही, और अब उम्मीद है, जैसे अभी एक रिसेंटली मीटिंग हुई है, उसके बाद हमें उम्मीद है कि हमें हुकूमती सरपरस्ती होगी, और उसके बाद है कि हम कोशिश करेंगे कि इस तरह जो नेपाल से इंशाल्लाह हम कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह, और आपको पता है कि वहाँ एक बहुत अरसे से एक सिलसिला पूरी दुनिया से स्कूल हैं, वो माउंटेनियर्स हैं और ट्रेनर्स हैं, वो जा रहे हैं, और वो भी बाहर जाकर मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ मुल्कों में शर्पा जो हैं वो ट्रेनिंग करते हैं। और बड़ा वास्ट, अभी भी ये जो 10 माउंटेनियर्स थे, नेपाली शर्पा थे, ये बड़े एक्सपीरियंस थे, उनकी बड़ी ट्रेनिंग और पूरी थी। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे। और उसमें यह कि भाई लाज भी, अभी अजहर साहब ने भी कहा कि जैसे है, तो हम भी कोशिश करें। अभी मेरा 2 साल पहले तिब्बत जाने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने एक कानून बना दिया कि अब जिसने 7000
क्लाइंब की है तो वो 8000 पे जा सकता है। उसका फिर एक्सपीरियंस वगैरह जब तक होगा उस वक्त तक उसको परमिट इशू नहीं होगा। और इवन के वो कोई ऐसा है अगर वो फिजिकली अनफिट है किसी भी उसमें, तो उसको भी उन्होंने अब एवरेस्ट पे अलाउ नहीं किया। तो ये है कि बात यही है कि जैसे अभी हमें भी आपने ऐसे कहा रूल्स की जरूरत है। कि सप्लीमेंट्री, जी जी, आपने कहा कि सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन और किस्म का है, ये तो खैर जो भी जाता है ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, ये जैसे मेसनर ने विदाउट ऑक्सीजन 48,000 उसने की हुई है, तो वो इंसान का वो है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी फिटनेस है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ भी जो लोग जाते हैं वो भी होता है। इसकी एक अलग अलग लिस्ट बनी हुई है जो विदाउट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें उनको रखा जाता है। तो ये है कि वो बात सही है इनकी असगर साहब की कि जो असल फिटनेस है या माउंटेनियरिंग वही है जो विदाउट ऑक्सीजन की जाए ना। तो आपको इसकी माउंटेनियरिंग की दुनिया में भी इसको यूज ऑफ ऑक्सीजन डोपिंग का वो कहा जाता है। तो इंशाल्लाह ये है कि अभी हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि रूल्स अगर, क्योंकि जो चीज़ें जैसे एनएमए है नेपाल में, जो चीज़ें माउंटेनियरिंग से रिलेटेड लोग कर सकते हैं, जो पॉलिसी बना सकते हैं, वो हमारे वो बाबू लोग या जो ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं बना सकते, उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए ये है कि अगर इसको फुल इख्तियारात दी जाए अल्पाइन क्लब को, तो इंशाल्लाह हम उनको मीट करेंगे। और हमारे पास हमारे जो माउंटेनियर्स पाकिस्तान में और ख़ासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। बिकॉज ये तो बहुत ज्यादा एक तनकीद होती है कि टूरिज्म भी इन जनरल, टूरिज्म पाकिस्तान में ऐसे लोगों के हाथ में है जिनको ज्यादा पता नहीं है टूरिज्म के बारे में। और माउंटेन टूरिज्म तो एक बड़ी एक स्पेसिफिक किस्म की का मॉन्स्टर है। राव, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आई थिंक क्योंकि मैंने एज एन एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर बहुत सारी स्टोरीज कमीशन की जब ये सारा सिलसिला चल रहा था अली सतपारा का, तो मुझे बहुत हैरानी हुई ये जान के कि अली सतपारा जो है वो जेपी और जॉन के पार्टनर नहीं थे, बल्कि वो उनके हाई एल्टीट्यूड पोर्टर थे। इन जनरल पाकिस्तान में क्या हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स को भी वेस्टर्न क्लाइंबर्स के स्टैंडर्ड्स की क्लोथिंग और इक्विपमेंट मिलती है, और इसकी रेगुलेशंस क्या हैं और क्या इनको नाफिज किया जाता है ठीक तरह से? ये सवाल का ना मैंने पहले भी, मुझे अब याद नहीं मैंने कहाँ पे जवाब दिया था कि ये एक माउंटेनियरिंग पूरी एक इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में हर बंदा कोई ना कोई प्रोफेशन होता है अपनी सर्विसेज देने का ना। तो डेफिनेटली अली भाई शुरू से ही मतलब पहले उनकी जो लाइफ है वो लो अल्टीट्यूड पोर्टर, मतलब बेस कैंप तक सामान लेके जाना, और फिर जब एक्सपीरियंस हुआ उन्हें 2005 में, तो उस वक्त उन्होंने शुरू की, और फिर 2006 में उन्होंने हाई अल्टीट्यूड पोर्टर जो है वो बन के तो फिर G2 पहले सबमिट की। तो ये तो उनका प्रोफेशन था, और इसमें वो सिर्फ जॉन स्नोरी के पार्टनर थे, उसके हुआन पाब्लो के जेपी के पार्टनर नहीं थे। जेपी जो है वो एक अलहदा से अपना इंडिपेंडेंट था वो। ठीक है। तो इसमें जी, इसमें जो है वो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका पहले तो ये है कि दो चीजें, असगर भाई भी जो है वो इससे एग्री करेंगे कि या तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अपने क्लाइंट के साथ, या फिर कंपनी जो है वो आपके कॉन्टेक्ट्स करवा के और फिर इन चीजों को मैनेज करती है आपके लिए। तो मेरे ख्याल से असगर साहब की कंपनी ने ही इनको किया था, जॉन स्नोरी और अली भाई का जो कॉन्ट्रैक्ट था। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आई थिंक $10,000 का वो कॉन्ट्रैक्ट था, और उसमें यही होता है कि आपने सर्विसेज देनी होगी। अब अली भाई जो है वो हम समझते हैं कि वो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर थी। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ये करूंगा कि आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। जी आ रही। ये देखिए, ये हाई एल्टीट्यूड पोर्टर एक नाम दिया गया है, जैसे शर्पा का नाम है, और इस तरह एक हमारे यहाँ पर अभी हम इसके ऊपर भी हमें हमारी कुछ सजेशन हमने आई हैं हमें। देखें, ये एक इंसान है, माउंटेनियर है, अगर वो माउंटेनियर है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अब अली सतपारा या उन जैसे जो हमारे यहाँ पर जितने भी माउंटेनियर्स हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम यही है कि वो माउंटेनियर्स के साथ जाते हैं, क्लाइंब करते हैं, उनके साथ उनके एज ए मेंबर ही होते हैं। और मेरा बहुत सारे जो जॉन स्नोरी और उनसे भी मेरा मतलब बहुत अच्छा राब्ता रहा, और वो मतलब वो उनको एज ए फ्रेंड ऐसे, और मोस्टली अब वो ज़माना नहीं है कि उसको एज ए अपने मुलाजिम, ऐसा नहीं होता। तो जब तक उनकी अंडरस्टैंडिंग उनकी इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, तो अब इवन के जॉन स्नोरी भी है हमारे माउंटेनियरिंग बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा एक वो आप कह लें है
शौक कह लें, स्पोर्ट्स कह लें, तो उसमें इवन के जॉन स्नोरी या दूसरे जितने भी हैं, मैं किसी मखसूस आदमी की नाम नहीं लेता हूँ, कि वो उनको भी फंडिंग होती है। तो इसका मतलब है कि लाजमी बात है कि अगर अली को जैसे फंडिंग हुई मार्क बटाट से, फ्रांस से, और वो मतलब वहाँ पर क्लाइम करने चले गए, तो इस तरह के जो भी स्पॉन्सर होता है उसमें फिर हमारे बहुत सारे ऐसे माउंटेनियर्स हैं जिनको स्पॉन्सरशिप नहीं है और वो रह गए हैं। अगर उनको प्रॉपर, सॉरी मैं आपको कट ऑफ करी, बट ये सच है कि अली सतपारा को स्पॉन्सरशिप नहीं थी इस एक्सपीडिशन में? नहीं, ये एज ए उनको जब ये इस एक्सपीडिशन में गए तो उनको पे किया गया है। असगर साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं कि उनको पे किया गया। अगर वो कहीं और से भी उनको फंडिंग होती, स्पॉन्सरशिप होती, तो उससे पहले तो वो उनके साथ चले जाते, क्योंकि उनका अपना ये, मैं तो ये समझता हूँ कि 90% लोग जो पूरी दुनिया में माउंटेनियर्स हैं उनको फंडिंग होती है, स्पॉन्सरशिप होती है। बहुत कम लोग हैं जो अपने जाती अखराजात या उसके जरिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन एक इनिशियल स्टेज पे जब तक उनका जब तक वो अपना एक नाम नहीं बनाते हैं, उसके बाद वो उनको फंडिंग होती है, स्पॉन्सरशिप होती है। आपने देखा होगा जब ये लोग क्लाइम कर रहे होते हैं, इनके मुख्तलिफ स्टिकर्स वगैरह इनके ऊपर होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे स्टिकर्स हैं, वो भी इनको ठीक ठाक किस्म की इनको स्पॉन्सरशिप होती है, उसके जरिए इनको। तो इस तरह है कि थी या नहीं थी, बहुत सारों को नहीं, तो इसका मुझे इसका अंदाजा, इसमें तो इनको जॉन स्नोरी ने पे किया है इनको सारा, और वो तो अपनी सर्विसेज के लिए किया है ना एज पोर्टर। नहीं, इसमें मैं एक बात ऐड करती हूँ। अली सतपारा जब जॉन स्नेहरू जब पाकिस्तान का प्लान बनाया 6 से 8 महीने पहले प्लान बनाया, तो मुझसे रब्ता किया कि मैं इस तरह पाकिस्तान आना चाहता हूँ और K2 क्लाइम करना चाहता हूँ। हमारी आपस में मसलन एक डील तय होगी कि मैंने इतने पैसे लेने हैं और इतना मैंने सर्विस देनी है। तो देन ही वाज लुकिंग फॉर अ पार्टनर फॉर हिम। तो उसके पास पार्टनर में ऑप्शन थी कि नेपाल से, क्योंकि उसका नेपाल का एक्सपीरियंस था उसके पास कि नेपाल से कोई लाया जाए। तो मैंने कहा उसको, फिर मैंने उसको मोटिवेट किया कि मैंने व्हाई नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। सो मैं जरा थोड़ा सा प्रो पाकिस्तानी हूँ, हर बात में ना पाकिस्तानी को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो जो से मेरा एक्सपीडिशन था, इसमें भी मैंने अली सतपारा को सपोर्ट किया। इसके अलावा इलिया के नाम से एक आया था, इलिया, उसको उसमें फिर मैंने 2 शिमशाल से गाइड को सपोर्ट किया। तो मेरा वाहिद एक्सपीडिशन था जिसमें पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादा थी। नेपाली जो आए हैं उन्हें पाकिस्तान से भी कुछ लेना चाहिए था, मगर उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान से कोई उनको पाकिस्तान का शेयर कुछ नहीं दिया उन्होंने, नेपालियों ने। तो मैंने फिर उनको जॉन स्नेहरू को रिकमेंड किया कि पाकिस्तान से, उन्होंने कहा फिर पाकिस्तान, और उसके बाद शिमशाल से कुछ हैं। तो फिर उसने मुझे इजाजत दी कि आप अली सतपारा से डील करें। तो मैंने उसके बिहाफ पे फिर अली सतपारा से डील की और उसको बताया कितने पे डील हो रही है। तो अली सतपारा उस पर राजी हो गया। फिर अली सतपारा ने अपनी सपोर्ट के लिए कहा कि मुझे साजिद चाहिए, साथ साजिद जाना चाहिए, ताकि क्योंकि एक बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटे को भी ना आगे ऊपर लाए। तो फिर उसकी ख्वाहिश पे फिर साजिद सतपारा को भी उसमें इंडक्ट किया गया उस एक्सपीडिशन में। तो कोई भी प्रोफेशन है, आप फुटबॉल का प्रोफेशन ले लें, क्रिकेट का प्रोफेशन ले लें, एवरीबॉडी वांट वर्क फॉर मनी। कोई भी पैसे के अलावा काम नहीं करता, मसलन सब पैसे के लिए काम करते हैं। उधर उनको कोई नहीं कहता कि आप मसलन आप एज ए पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप एज ए मुलाजिम हैं और ये वो हैं। तो एवरीबॉडी वर्क फॉर मनी। तो अली सतपारा भी ये तो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। एक कि आप ऑब्वियसली आप एक पोर्टर की फैसिलिटी दे रहे हैं, उसके लिए आपको पैसे मिलने चाहिए, ये तो बिल्कुल इसको कोई कंटेंट नहीं कर रहा। लेकिन जो सवाल बहुत सारे अभी हमारे ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी लोग पूछ रहे हैं कि उनको क्या ऑफिशियली कोई स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान के थ्रू या किसी बड़ी कंपनी के थ्रू मिली थी उनको? नहीं, उसमें यह है कि उसको अली सतपारा को पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट कर रही थी। उसके कई एक्सपीडिशन है नेपाल में, उसमें वो पाकिस्तान आर्मी का फ्लैग लेके जाता था। और बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का ऐसा क्लाइमर जिसने 8,000 मीटर किए हों और नांगा पर्बत 4 सीजन में किया हो और नांगा पर्बत विंटर में किया हो
उसको मसलन एज सच उसको सपोर्ट नहीं थी या उसका कोई मसलन उसके थोड़ा सा वो सादा भी था इस लिहाज से कि वो मसलन सच्ची बात, हाँ वो उससे कई वादे किए गए, गवर्नमेंट ने वादे किए और वादे वफा नहीं हुए, तो उस वजह से थोड़ा सा डिसहार्ट भी था। मैं उसके साथ स्पेन भी गया था, तो स्पेन में उसको सपोर्ट किया था, उसका एक शो था वहां पर, उसके साथ मैं था, तकरीबन 15-20 दिन था उसके साथ। तो उसको आर्मी की तरफ से सपोर्ट थी और बाकियों का मुझे इतना इल्म नहीं है। और एक जो सी ये हैदरी साहब बता रहे हैं कि एक फ्रेंच क्लाइंबर्स है वो उनको सपोर्ट कर रहा था और एक नेपाली को, 2 बंदों को सपोर्ट कर रहा था हाई एल्टीट्यूड 8000 मीटर के 14 पहाड़ सबमिट करने के सिलसिले में, वो सपोर्ट कर रहा था। तो ये 2 स्पोर्ट्स तो मेरे इल्म में है कि थी, और यही 2 मेरे इल्म में है। और आपको इसके अलावा कोई है तो बता दें, मैं कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर करने के तैयार हूं। अच्छा राव, मैं आपके पास आऊंगी। अभी हमें एक जो बहुत ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट 2 बहुत ऊंचे पहाड़ हैं जो बहुत डेंजरस है, उनको क्लाइंब करना, बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। पाकिस्तान का जो रेस्क्यू एंड रिस्पांस सिस्टम है, हमारा जो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन का सिस्टम है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एडिक्वेट है, आपको लगता है? जी, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पाकिस्तान में रेस्क्यू कोई खास टीम है ही नहीं है जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और माउंटेनियरिंग जो इंडस्ट्री है जैसे अल्पाइन क्लब है, ये तो रेस्क्यू वाला तो कोई सिस्टम है ही नहीं। कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल आई कैन। तो उसमें ये होता है क्योंकि वो जो 4 बड़े पहाड़ हैं, 5 में से 4 पहाड़ जो हैं वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं। इसमें इंडिया का बॉर्डर है और साथ में चाइना का बॉर्डर है। तो वो इंडिया वाला बॉर्डर तो हमारा बिल्कुल वोलाटाइल है और वहां पे जो है वो हर वक्त कोई ना कोई खतरा रहता है। तो कुछ एसओपीज हैं जो मैं तो नहीं इस पे बात कर सकता क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या आर्मी के एसओपीज होते हैं। तो वहां पे चूंकि वो बॉर्डर वाला रीजन है, तो फिर आर्मी के अलावा अभी फिलहाल कोई भी वहां पे ऑपरेट नहीं कर रहा। और इसमें ये होता है कि जब आपका कोई हादसा हो जाता है तो फिर आपको अस्करी एविएशन है, एक प्राइवेट फर्म जो आर्मी के साथ एसोसिएटेड है, तो आप उनके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उनकी $3000 पर आवर हेलीकॉप्टर के चार्जेस हैं, एकरेल हेलीकॉप्टर के। और वो चूंकि आर्मी की उन्हें सर्विसेज लेनी होती हैं, तो उसमें आर्मी का एक प्रोटोकॉल है कि उस पूरे एरिया में एक हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा, 2 हेलीकॉप्टर्स जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप 1 घंटे के $3000 दे रहे हैं तो आपके 1 घंटे के $6000 बन जाते हैं। तो इट मींस जो एवरेज है, अगर आप नागा पर्वत पे जाते हैं रेस्क्यू के लिए या केटू की तरफ जाते हैं, तो 2.5 घंटे के करीब जो है वो आपकी फ्लाइट हो जाती है, अगर आप एक राउंड ट्रिप कर लें और थोड़ा सा चक्कर लगा लें पहाड़ के गिर्द। तो उसमें जो है वो $20,000 ऑलमोस्ट पर फ्लाइट वो आपको चार्जेस जो है वो पड़ रहे होते हैं। तो उसमें डेफिनेटली कुछ लैग्स हो जाते हैं क्योंकि इसमें एसओपी ये रखा गया कि आपने वो हेलीकॉप्टर के पैसे पहले जमा करवाने होते हैं, एटलीस्ट सिक्योरिटी जमा करवाएं, ताकि आपको फौरन जो है वो अस्करी एविएशन जो है वो आर्मी की हेल्प ले सके और फौरन आपको जो है वो रिकवर कर सके। इस पे असगर से आप बिल्कुल बताएंगे जी। और दूसरी जो है प्रॉब्लम हमारा रेस्क्यू के सिस्टम में, 2 चीजें हैं, इसमें 2 चीजें हैं। असगर भाई मैं जरा वो दूसरी बात कंप्लीट कर लूं। तो अब अगर एक आप एयर रेस्क्यू कर रहे हैं, एयर सर्च कर रहे हैं, उसका तो ये वाला एक अलहदा से डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद ग्राउंड मिशन होता है, अगर आपने कहीं पे भेजने हैं बंदे, तो फौरी तौर पर तो ये होता है कि जिस भी एरिया में इंसिडेंट हुआ है वहां पे जो बेस कैंप पे लोग बैठे होते हैं, सबसे पहले तो वही एक रिजॉर्ट होता है जहाँ पे आपने उनसे कांटेक्ट करना होता है कि फौरन कोई बंदा चला जाए। अदरवाइज कोई रेस्क्यू टीम जो मतलब रिजर्व हो सिर्फ इसी काम के लिए, कोई ट्रेन टीम, कोई ऐसी चीज, ऐसी बॉडी हमारे माउंटेनिंग इंडस्ट्री में मौजूद नहीं है। जी असगर साहब, आप कुछ कह रहे थे, कहना चाह रहे थे? मैं जो हूँ पार्टो के लिए, पाकिस्तान एसोसिएशन टूर ऑपरेटर के लिए रेस्क्यू मिशन का हेड हूँ पाकिस्तान में। तो जितने भी रेस्क्यू मिशन होते हैं सब तकरीबन मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो अस्करी एविएशन है जो आर्मी का एक ज़ैली इदारा कह लें या सिविल इदारा कह लें, वो उसके थ्रू हम सारे रेस्क्यू मिशन करते हैं। और $3200 पर आवर चार्जेस हैं इनके रेस्क्यू मिशन के। तो
पार्टों के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो 7 लाख पर मेंबर हम जमा कराते हैं एडवांस जिसके एक्सपीडिशन होते हैं बल्थरों पे या जिधर भी मॉनिटरिंग एक्सपीडिशन होते हैं, तो वो पार्टों के एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन का एक हिस्सा बन जाते हैं। जब भी वो उनको हेलीकॉप्टर रेस्क्यू जरूरत होता है तो मुझे कॉल करते हैं और मैं उनको हेलीकॉप्टर भेज देता हूँ, और फिर उनका जब बिल बन के आता है तो वो क्लाइंट की इंश्योरेंस से डिडक्ट हो जाता है। क्लाइंट की इंश्योरेंस होती है जो उससे वो तकरीबन जो बल्तरों का एवरेज बिल है 15,000 से 20,000 के दरमियान है। K2 बेस के इस एरिया का बिल है जो, तो ये होता है। और जो जहां तक रहा मामला क्या नाम है कि और रेस्क्यू ऑपरेटिंग कंपनीज तो अब फिलहाल पाकिस्तान में कोई नहीं है, मगर इसकी शिद्दत से जरूरत है कि एक पैरेलल प्राइवेट इदारा होना चाहिए जो कम्पीट करे और रेट अच्छे मिले फार्मर्स को, क्लाइंट्स को अच्छे मिले रेट। तो ये एक डिमांड है। और तीसरा जो ग्राउंड रेस्क्यू की जिसने राव साहब ने बात की, तो मेरी सजेशन है कि जो फास्ट बेस हैं जो उनसे जिस तरह K2 ब्रॉड पीक और G1 G2 का बेस बनता है कंकोडिया, वहां पर कंकोडिया में ड्यूरिंग दी ऑल सीजन मसलन एक रेस्क्यू टीम होनी चाहिए जो तकरीबन कम से कम 10 हाई एल्टीट्यूड सपोर्ट स्टाफ पे मुश्तमिल होनी चाहिए, जिसकी फंडिंग इसी पैसों से हो सकती है जो हमसे पैसे लेते हैं। गवर्नमेंट हमसे पैसे लेती है $68 या $200 पर पर्सन लेती है, उसी से सपोर्ट हो सकती है। वो वॉकी टॉकीज और वायरलेस और सारी जो जरूरियात है उससे लेस हो, और जैसे ही कोई ऐसा हादसे की खबर हो तो वो उनके लिए वहां से मूव करना आसान होगा, कंकोडिया से फौरन मूव करना और रेस्क्यू करना आसान होगा बनिस्बत के वो क्या नाम है अपने गांव से शुरू हों और उनको ढूंढा जाए और वो एल्टीट्यूड एक्लिमेटाइजेशन करें। और ये तो वो ऑलरेडी कंकोडिया में होंगे तो 4,000 मीटर अप्रॉक्सीमेटली एक्लिमेटाइज होंगे। तो मेरा सजेशन है कि कंकोडिया में एक ऐसी टीम परमानेंटली बेस पे होनी चाहिए जो हर सीजन में वहां पर हो। और दूसरा, अगर आपकी इजाजत से मैं, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पोर्टर नाम एक थोड़ा सा अनफ्रेंडली और थोड़ा सा नाम है, तो मैं इसके लिए आपसे आपके प्लेटफॉर्म से सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स स्टाफ का नाम दिया जाए। हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स स्टाफ HASS हैस के नाम से ना, हैप की बजाय हैस किया जाए। और मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है कि अभी जो उनसे अली सतपारा की जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, तो इंश्योरेंस सिर्फ हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 2 लाख रुपए है उसकी। ये आपके लिए सरप्राइज होगा और बड़े पेन की बात होगी कि क्लाइंबर जो मरता है उसकी सपोर्ट मनी है सिर्फ 2 लाख रुपए है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई फंड होना चाहिए, या फिर उसको ना 1 मिलियन के करीब किया जाए ताकि एक अच्छी खासी उसको फैमिली को उसकी सपोर्ट मिल सके। तो ये मेरे 2 सजेशन थी। तो आपके तो से जब आप इसका कोई पेपर तैयार करेंगी तो ये रिकमेंडेशन आप प्लीज भेज दीजिएगा मुतल्लिका इदारों को। थैंक यू वेरी मच। सराफ साहब, आपको है कोई उम्मीद ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं कॉम्पनसेशन रिवॉर्ड्स फैमिली के लिए, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखेंगे और सब कुछ, आपको लगता है कि ये करेंगे? जी ये जीबी में हो गया इंशाल्लाह। अल्पाइन क्लब भी रिकमेंड कर रही है और उसमें ये है कि इंशाल्लाह जल्दी आपको इसकी अच्छी खुशखबरी। और सर एक और सवाल ये कि एवरेस्ट में नेपाल में जैसे माउंटेनियरिंग जो है वो नेपालीज की डेवलपमेंट का एक, जैसे कहते हैं कि कैटलिस्ट रहा है, क्योंकि बहुत सख्त माहौल में रहने वाले बहुत गरीब लोग हैं। लेकिन अब एवरेस्ट के जो करीब गांव हैं वो नेपाल के सबसे खुशहाल इलाकों में ट्रांसफॉर्म हो गए। तो पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल। ये जैसे कि आपको पता है कि ये जो जैसे अभी हंटिंग है, हंटिंग का जो जब वहाँ पर हमारे यहाँ हंटिंग शिकार के लिए आते हैं बाहर से, तो 80% जो है लोकल कम्युनिटी को जाता है, तो उसका बेनिफिट। तो इसी तरह अगर हमारे यहाँ पर भी इसका जो रॉयल्टी है, अगर एक्सक्लूसिव एक इदारे को जैसे अल्पाइन क्लब है उसको बाख्तियार बनाया जाए और वो जितनी भी रॉयल्टी हमारे उसमें कम है और इवन के एवरेस्ट की बहुत ज़्यादा है,
तो इस तरह के ये CKMP की फीस है, जैसे अजहर साहब ने कहा कि इस साल हो गई है बहुत ज़्यादा, एकदम 68 से इसको 200 पे ले गए, तो वो भी मतलब उस पर भी रिवाइज होना चाहिए। और लेकिन ये कि जितना भी ये बेनिफिट है, ये एक इसका फंड एक उसमें जमा हो और उसके बाद हम उसमें कैटेगराइज करेंगे इसको किस तरीके से हम लोकल्स को बेनिफिट दे सकते हैं। फिर पोल्यूशन का इशू है, वहाँ पर माउंटेनियर्स की ट्रेनिंग है वगैरह वगैरह, तो इस तरह हम बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन एक इसके लिए अभी हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें बड़ी हाई लेवल पर, उस पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑन अराइवल वीज़ा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स करदू बनने जा रहा है, या पोर्टर्स की जो है इंश्योरेंस का इशू है, और एयर एम्बुलेंस जो है एक एक्सक्लूसिव हेली हर वक्त अवेलेबल हो। जैसे असगर साहब ने कहा कि हाई अल्टीट्यूड पोर्टर्स अवेलेबल हो हर वक्त, और ये भी है कि इसके उनके साथ एक डॉक्टर हो और जो वहाँ पर मौजूद हो, और फौरी तौर पर वहाँ पर एक इतना अच्छा सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो अल्पाइन क्लब के थ्रू हो और वहाँ पर अवेलेबल हो, फौरी तौर पर उनको वहाँ से इन केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ से उनको एयरलिफ्ट किया जाए। जैसे कि आपने एलिजाबेथ रिवोल जो नांगा पर्वत पे जो एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें आपने देखा होगा कि बड़ी तेजी से उनको बचाया, उनका साथी तो मारा गया, और वो एलिजाबेथ रिवोल जो है वो उसको लिफ्ट किया, और वहाँ से क्योंकि ऑलरेडी ये डेनिस रुपको वगैरह ये सारे एक्लेमेटाइज थे। तो इसी तरह के हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट इनका जो हाई अल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं लोकल कोई इन केस ऑफ कैजुअलिटी है तो उनकी इंश्योरेंस को बढ़ाया जाए, और एक सिस्टम इंशाल्लाह बनने जा रहा है। उससे ये है कि बहुत बेहतरी आ जाएगी, और क्योंकि जितनी आसानियां हम पैदा करेंगे तो लोग भी आएंगे इस तरफ, और लाजमी बात है जब एक अच्छा माहौल स्कोप उनको फ्यूचर नज़र आ रहा होगा तो बहुत सारे हमारे माउंटेनियर्स भी आएंगे, और उसी हवाले से कि टूरिज़्म मज़ीद बढ़ेगी, फैसिलिटीज़ दी जाएँ, ऑन अराइवल वीज़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बनने जा रहा है। और हेली का ये है कि यहाँ पर हमारे मुल्क में थोड़ा रेट इसका काफ़ी हाई है, नेपाल में बिल्कुल इसके हाफ मतलब आप कह लें कि, तो ये भी कम होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो ऑलरेडी एक माउंटेनियर आता है या हमारे लोग जाते हैं, पाकिस्तान आर्मी एविएशन जो है वो बहुत सारे केस जो है हमने देखे हैं, उसमें फ्री ऑफ कास्ट वहाँ से बलतोरों से ख़ास तौर पर उनको लिफ्ट किया है, और जो कि ख़बरों में नहीं आता, वो तो अपने तौर पर कर रहे हैं, जैसे ही उनको कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है तो वो जाते हैं। लेकिन एक फॉरनर्स के लिए या फिर इन केस ऑफ इमरजेंसी लोकल्स के लिए भी सहूलतें होनी चाहिए। तो इस पर इंशाल्लाह काम करने की ज़रूरत है, और हमने अपनी कुछ सिफारिशात बनाकर दी हैं, इंशाल्लाह उस पर अमल होगा इंशाल्लाह। राव आपसे फिर आई थिंक हमें ये रैप अप करना पड़ेगा, लम्स वाले मुझे नच कर रहे हैं कि we've gone way over time। ये एक चीज जो इस साल के एपिसोड से वाजे हुई है वो ये है कि you know with regret that you know we don't honor our heroes when they're alive। आप अली सतपारा के दोस्त हैं, उनके मैनेजर भी थे। how does that make that kind of realization, how does it make you feel? Well, I don't know how to tell you how do I feel, because मैं और अली भाई जो है वो बहुत ज्यादा अरसे से हम लोग जो है वो स्ट्रगल, एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। करार भाई बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हमने किस कदर वर्क किया उनकी सारी जो सर्विसेज हैं उनको रिकग्नाइज करवाने में। और अगर करार भाई बता पाए तो 2 या 3 मरतबा शायद हमने रिकमेंड करवाया फेडरल गवर्नमेंट को कि इन्हें सिविल अवार्ड से नवाजा जाए। तो मैं कुछ दिन पहले अभी ना यही सोच रहा था कि सारी उम्र जो है उन्होंने स्ट्रगल की, हाई अल्टीट्यूड पोर्टर है, ठीक है, और ये रियलिटी है, ठीक है, इसमें मैं कभी भी इस चीज को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हमने उनको रखा ही है इसी लेवल पे था, ठीक है। और 2016 में अली भाई जो है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, बिल्कुल, नागा पर्वत फर्स्ट विंटर असेंट, ठीक है, और उसमें सबसे टॉप पे वही पहुंचते हैं, जबकि एलेक्स और सिमोन मोरो बहुत नीचे थे। तो और उन्होंने भी रिकग्नाइज किया कि अगर अली भाई ना होते तो ये एक ह्यूमन एंड्योरेंस थी जो अली भाई में बहुत ज्यादा थी, और वो एक कितना बड़ा रिकॉर्ड अचीव किया। और 2016 में अली भाई नेशनल हीरो बन गए। हमने रिकमेंडेशंस लेटर्स भेजे, और फिर उसके बाद जो है वो 2017 में फिर उसी रूटीन पे आ गए हम लोग, ठीक है। फिर चूंकि देखें अली भाई की सोर्स ऑफ इनकम ही सिर्फ माउंटेनिंग था, वो सर्विसेज देते थे और उसके बदले में उनका घर चलता था। ये मतलब एक बिटर रियलिटी है। लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या उनके जो है वो इतना बड़ा अगर हीरो है तो पता नहीं क्या हालात होंगे, तो उनका सिर्फ यही सोर्स ऑफ इनकम था।
तो 2017 में फिर हम उसी रूटीन पे वापस आ गए। फिर हमें हमारे नेशनल हीरो का नहीं पता था, ठीक है। 2018 में फिर केटू सर किया, फिर हमारे नेशनल हीरो ने जनाब केटू सर कर लिया। फिर उससे पहले नेपाल में, तो वो तो सिर्फ आर्मी ने जो है वो रिकग्नाइज किया उनकी सर्विसेज को, और उन्होंने जो है वो पीक्स को, जो नेपाल वाली थी, तो उसके लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया। इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं। तो ये एक बहुत ज्यादा जो है वो हार्ट ब्रेकिंग, स्पेशली मेरे लिए, तो मैं अपना कर्व जो है वो बयान नहीं कर सकता, जिसका जो सीरियसली आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट आई हैव बीन गोइंग थ्रू, बिकॉज इससे पहले हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे थे इन सारे मामलों में, अली भाई को आगे लाने में, और जो उनका एक रिकग्निशन थी, उनकी सर्विसेज थी, और फिर ये हादसा होता है, और ये रूटीन रही है, ठीक है। हादसे के बाद आप जो है वो इतना बड़ा जो है वो रिकग्निशन दे देते हैं, चले वो एक अलग चीज है, लेकिन इस चीज की उनको जरूरत अपनी जिंदगी में थी, और उसके लिए तो कभी भी ऐसा जो है वो आर्मी के अलावा, एक जो नेपाल में पिक्स थी, उसके अलावा तो कभी किसी ने जो है वो नहीं सपोर्ट किया। तो डेफिनेटली मैं अभी आपके जरिए मैं एक पैगाम पब्लिक को भी देना चाहता हूँ, और जो हमारे इदारों में जो बैठे हुए हैं हमारे बड़े हैं, कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो गुमनाम हीरोज हैं, ठीक है, और जिन्होंने बहुत ज्यादा सर्विसेज दी हुई हैं, माउंटेनरिंग में भी हैं, दूसरी फील्ड्स में भी हैं, हर स्पोर्ट्स में हैं। तो मैं समझता हूं कि इस इंसिडेंट को हमने जो है वो जाया नहीं होने देना, और कम से कम इसी एक जो फायर इग्निट है इसको मजीद बढ़ाया जाए, और उन लोगों को रिकग्नाइज करवाने में, तो मैं समझता हूँ कि ये अली भाई का जो इंसिडेंट है ये एक स्पार्क होना चाहिए, और इसके जरिए हमें मजीद जो है, मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करता हूँ इस काम में हमारा साथ दें, कि हम जो बाकी गुमनाम हीरोज हैं उनको भी रिकग्नाइज करवाने में हम इसी जो है वो फील्ड में आगे काम करते रहे। और एक साहब करार साहब, अगर आप कोई लास्ट वर्ड्स कहना चाहें अली के बारे में, या इस डिस्कशन के बारे में, बिफोर वी कॉल इट डे। बस ये मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अली वाज अ ग्रेट क्लाइंबर, ग्रेट ह्यूमन, एंड आई नो हिम पर्सनली, एंड उसकी जो सी है, इसका जो सा है, इस लेगेसी को ना आगे लेके कंटिन्यू करना चाहिए, और जितने भी जो उनसे जिन्होंने सेलिब्रिटीज हैं या जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिन्होंने अली की वफात के बाद उसको कहा है कि हम उसको फलां चीज देंगे, फलां सर्विसेज देंगे, फलां करेंगे, तो उसको आपने मतलब पुशअप करना है कि वो वाकई अपना जो वादा है वो निभाएं, और वहाँ पर जो स्कूल बनाने का है वो दें, और जो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम स्पॉन्सरशिप देंगे वो दें। ये ना हो कि थोड़े से बाद ये इसी तरह दब जाए, और मसलन फिर दोबारा जब कोई ऐसा इस किस्म का हादसा हो दोबारा इस तरह, तो इसको मसलन जिंदा रखना है हमने, जो उन्होंने वादे किए हैं लोगों ने। थैंक यू वेरी मच। और करार साहब, आप इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड। आपका म्यूट। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और जब भी आते थे, और हम यहाँ पर अल्पाइन एज ए सेक्रेटरी अल्पाइन क्लब, तो बात की उससे पहले मेरा बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक रहा, और बाद में भी हम जब मुसलसल क्लाइंब करते रहे तो हम इकट्ठे ही, मैं उनको एयरपोर्ट और वहाँ से पिक करना, ड्रॉप करना उनके साथ, और उनकी बड़ी अच्छी अटैचमेंट थी मेरे साथ भी। हमारे जितने भी दोस्त हैं, राव साहब हो गया, असद साहब हो गए, इनके साथ, तो वो एक इंसान बहुत सिंपल किस्म के, और उनके अंदर होता है कि इंसान, मैंने बहुत सारे माउंटेनर्स देखे हैं कि जिनमें थोड़ा सा वो आ जाता है कि जी कि हमने ये क्लाइम कर लिया, वो कर, लेकिन उनके अंदर वो एक आजिज़ी थी, और जब भी आते थे बड़े अखलाक से, बड़ी मोहब्बत से और बड़ी रिस्पेक्ट देते थे। तो बीइंग एक इंसान, तो मैं कहता हूँ कि हमें उनकी और उनकी जो कारनामे हैं, तो हमने एक बहुत बड़ा हीरो है जो आप कह लें अनसंग हीरो था, और उसके बाद अब जबकि दुनिया में एक बहुत ज़्यादा वो हो गया है, तो उनकी जो कुर्बानी है, और हमारे, मैं तो ये कहता हूँ कि मुल्क के लिए, और फिर उसके बाद उनके बच्चों के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि वो रिकमेंडेड जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह उसके बाद हम उनको सपोर्ट करें। और हमने तो पिछली मरतबा भी राव साहब को पता है कि निशान पाकिस्तान के लिए उनको रिकमेंड किया था, और उनके लिए बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ जो होती हैं एक हीरो के लिए, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमारा पूरा इरादा है और उसको हम
फॉरवर्ड करेंगे और जो भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं, और इंशाल्लाह हमें सदर पाकिस्तान है, उन्होंने भी इस हवाले से कंडोलेंस और एश्योरेंस दी है। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि हम अगर अपने हीरो को मरने के बाद तो होता है, लेकिन दुनिया में ज़िंदगी में ही अगर उनको वो करें तो बहुत सारे हमारे ऐसे जो लोग हैं वो आगे आएंगे। तो इंशाल्लाह अब उम्मीद की जाती है, जैसे अभी मैंने आपको बार बार मैं हवाला दे रहा हूँ कि उस मीटिंग के बाद बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद है कि हम कुछ अपने लोगों के लिए हम कुछ कर सकेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में हिस्सा लेने का। मैंने जेन्युइनली बहुत कुछ सीखा है आप लोगों की बातें सुन के। आई होप हमारे व्यूअर्स के लिए भी प्रोडक्टिव था। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एवरीवन एंड गुड इवनिंग। थैंक यू।